सारा प्रणाम। मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। चालबाज चीन, रोज नई साजिशें रचने वाले चीन के लिए वैसे तो चालबाज नाम हल्का है, लेकिन हम चालबाजी की एक और मिसाल दे रहे हैं। करीब 2.5 महीने बाद 24 जनवरी को हुई कमांडर स्तर की वार्ता में तनाव कम करने के जितने तरीके सुझाए गए थे, चीन उनसे फिर पलट गया है। नई रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है कि चीन ने डेपसांग और पेंगयोंग के दक्षिणी छोर पर फिर से जवानों की तैनाती के साथ साथ 350 टैंक्स को भी भारतीय सेना के सामने ला खड़ा किया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ही इन तस्वीरों से चीन के इरादों का पता चलता है, लेकिन एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब ने कह दिया है कि हम सीमा पर हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और राफेल गेम चेंजर साबित होने वाला है। एयर चीफ ने यह भी कहा है कि राफेल के आने से चीन की बेचैनी बढ़ गई है और उसके J-20 विमानों के लिए खतरा भी बढ़ चुका है। रक्षा मंत्री ने भी चीन को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि चीन के रवैये से सीमा पर अशांति बढ़ी है। यानी सरकार ने अब यह मान लिया है कि चीन के बर्ताव से हालात सुधरते नहीं दिखते। तो सवाल यह भी कि क्या सिर्फ राफेल से ही तस्वीर बदल जाएगी या फिर भारत को अपनी सेनाओं के लिए अभी और तैयारी करने की जरूरत है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि चीन से जरूरत के मुताबिक दोस्ती और चुनौती के मुताबिक दुश्मनी दोनों निभाई जाएंगी। अमेरिका इस बैक के अपने संबोधन में बाइडेन ने चीन की बढ़ती आक्रामकता का भी जिक्र किया। हालांकि बाइडेन के इस बयान में भारत और एशिया में चीन की विस्तारवादी नीतियों का जिक्र तो नहीं है, लेकिन अमेरिका मानता है कि एशिया में भारत के हितों की रक्षा से चीन की दादागिरी पर लगाम जरूर लग सकती है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागरीय देशों को टैंक, जंगी जहाज और मिसाइल्स मुहैया कराएगा। रक्षा मंत्री का यह संकेत चीन के लिए भी है, क्योंकि चीन हिंद महासागर में बसे छोटे छोटे देशों को धमका भी रहा है और उन्हें भारत के खिलाफ उकसा भी रहा है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति बदलने के साथ साथ समुद्र में ताकत बढ़ाने के लिए भी काम करना होगा और दूसरे देशों को भी चीन की चालबाजियों से सावधान रहने की जरूरत पर जोर देना होगा। चालबाज चीन ने अपनी सेनाओं को अब तक मई 2020 से पहले की स्थिति में नहीं लौटाया है, जबकि पिछले 3 महीने की वार्ताओं में चीन ने दोनों तरफ की सेनाओं को पीछे ले जाने की बात खुद ही कही थी, लेकिन अब तक वो लगातार पलटता रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति राव हमारे साथ मौजूद हैं और नोएडा स्टूडियो से डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल JP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और पॉलिटिकल एक्सपर्ट राहुल लाल हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सिंह साहब, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। राफेल ही गेम चेंजर होगा या इसके अलावा और भी कई मोर्चों पर सरकार को काम करना होगा, देश को काम करना होगा? राफेल के अलावा और क्या क्या ऐसे विकल्प हो सकते हैं जिससे चीन के खेमे में खलबली दिखाई दे? जिस तरह से भारत ने राफेल फाइटर जेट प्रोक्योर किए हैं, ये गेम चेंजर भी हो सकता है। और इसके अलावा जिस तरह से भारत की तीनों सेनाएं सक्षम हैं, काफ़ी भारत की सेनाओं ने का प्रोक्योरमेंट किया है और LAC पर आपने पहले ही बताया कि जी हमारे एयर चीफ साहब ने बताया कि हम LAC पर चाइना ने टैंक को तैनात किया है, तो इस सब के लिए हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। हमारे पास भी टैंक हैं, हमने भी पूरी तरीके से LAC पर तैयारियां की हुई हैं और जिस तरह से चीन चालबाजी कर रहा हमारे साथ में, इसका एक ही उपाय फौजी होने के नाते मैं सोचता हूं कि जब तक चीन को सबक नहीं सिखाया जाएगा, अपने राफेल्स को इस्तेमाल करके अपनी दूसरी जो ताकतें हैं हमारे पास, भारत के पास जो दूसरी ताकतें हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए जब तक चीन को सबक नहीं सिखाया जाएगा, चीन अपनी सेनाओं को LAC से वापस नहीं हटाएगा। तो चीन को जो है सबक सिखाना है। और रही बात गेम चेंजर की, सर्टेनली जो राफेल को हमने प्रोक्योर किया है, राफेल एक बहुत ही सक्षम फाइटर एयरक्राफ्ट है और चीन को जब चीन के खिलाफ इसका इस्तेमाल होगा और दूसरी ताकतें जिस तरह से हमने तैयारी की हुई है, चीन LAC पर पूरी तरह से सक्षम है। जब तक हम इनको
सबक नहीं सिखाएंगे चीन को, तब तक चीन को सबक सिखाना होगा और राफेल उसमें गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये बड़ी बात है। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। इकोनॉमी का बड़ा रोल अहम बताया जा रहा है कि अब अगर लड़ाई होती है तो जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा, ज़्यादा प्रहार करेगा और ज़्यादा ताकतवर रूप से उभर कर सामने आएगा। लेकिन राफेल की यहाँ पर बात हो रही है। राफेल के अलावा आप भी मानते हैं कहीं और मोर्चों पर भी सरकार सेना को और अपग्रेड कर सकती है, वो क्या आइडियाज हो सकते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि भारत को अब 360 डिग्री प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है। देखिए, खाली राफेल के आ जाने से, यस, राफेल एक बहुत बढ़िया एयर मशीन है, बहुत बढ़िया वेपन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, लेकिन जिस तरह के वॉइड्स हमारे हैं, देखिए हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है एयरफोर्स को ही अगर आप लें तो वो करीब 30 स्क्वाड्रन तक कम होके आ गई है और हमें करीब 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए होते हैं। आने वाले दिनों में 2024 तक हमारे 5 MiG-21 स्क्वाड्रन्स, 1 MiG-27 स्क्वाड्रन और 5 जैगुआर स्क्वाड्रन्स फेज आउट हो जाएंगे। हालांकि सरकार ने अभी 48,000 करोड़ का एक जो प्रोजेक्ट तेजस का सैंक्शन किया है, उससे ये जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। तो लेकिन हमें अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन है, अपना जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है, उसको हमें काफ़ी बढ़ावा देना होगा, क्योंकि जिस तरह की प्रिपेयर्डनेस हमें चाहिए, जिस तरह का 2 फ्रंट वॉर अब लोग जिसका जिक्र करते हैं, देखिए जॉर्ज फर्नांडिस साहब पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस 2 फ्रंट वॉर का जिक्र किया था और जनरल दीपक कपूर साहब उस समय सेनाध्यक्ष थे। मैंने उनके साथ काफ़ी क्लोजली काम किया है। तो अगर आप पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है या एयरफोर्स है, अगर उसकी स्ट्रेंथ देखें तो वो भी करीब 30 स्क्वाड्रन तक आगे उनके पास हैं। तो अगर हम 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं तो क्योंकि देखिए जो चीन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसमें सेंट्रलिटी फैक्टर पाकिस्तान का है और वो पाकिस्तान को इस तरह इस्तेमाल करेगा जिससे भारत के लिए नए चैलेंजेस, नई समस्याएं और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। तो हमें अपनी जो वॉर मशीन्स हैं, हमें जो अपना डिफेंस प्रोडक्शन है, उसको एक टाइम बाउंड तरीके से, एक स्ट्रेटेजिक विजन रखते हुए हमें, देखिए आप समय के मुताबिक सेना को ढालना होगा और इस काम को लिंगर ऑन नहीं करना होगा। जल्द से जल्द जो एक्शन लेना है वो सरकार के पास फाइल आए और उस फाइल को टेबल पर रखना नहीं है, तुरंत आगे बढ़ाना है, उसको अप्रूवल देके। ये कहना है। स्वास्थ्य राव हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। स्वास्थ्य जी, आपसे समझना चाहेंगे, 2 मोर्चों पर अगर लड़ाई होती है तो इकोनॉमिक भी बहुत ज़्यादा, इकोनॉमी जो होती है वो देश की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अब साथ ही साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों की बात करें, अमेरिका कह रहा है कि ज़रूरत के हिसाब से दोस्ती होगी और दुश्मनी होगी चाइना की। जो बाइडन ने हमारा जिक्र नहीं किया है, इसको कैसे देखा जाए और अमेरिका और भारत के रिश्ते और मजबूत हों, इस तरफ बढ़ना होगा और ज़्यादा? सब लोग उसके किसी न किसी एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। आज जो बाइडेन का वक्तव्य आया था, अमेरिका इज बैक, ये अपने आप में बड़ा स्ट्रॉन्ग एक तरह का वक्तव्य है, बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और जब जो बाइडेन साहब इलेक्ट हुए थे तभी हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे भारत के प्रति उनकी जो विदेश नीति है उसमें बदलाव नहीं आएगा, जो स्पेशली इंडो पैसिफिक को लेकर भारत का जो पिवटल स्थान है उसमें बदलाव नहीं आएगा। और एक इस तरह के गौर करने वाली बात यह है, ये बातें कही जा रही है कि केवल रफाल के आ जाने से हम चीन से एक युद्ध जीत नहीं सकते, या केवल न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाने से 48,000 करोड़ का जो हमने हाल तेजस अभी ऑर्डर किया है इंडिया में, ये कुछ इसके एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मात्र ये एस्पेक्ट काफी नहीं है। मेरी नजर में अगर आप इसको एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत देखें तो हमें हर तरह से, हर लेवल पे एक एफर्ट करना जरूरी है। इस समय जो बाइडेन ने कहा है, जो अभी अमेरिका इज बैक, और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी आप देखिए कि इंडो पैसिफिक में यूएस वॉरशिप्स अभी दाखिल हुई हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है चाइना के खिलाफ, क्योंकि ये ताइवान के सपोर्ट में है। तो इंडिया को ताइवान के सपोर्ट में आगे बढ़कर जितना हो सके आना है। इंडिया को अपनी इकोनॉमी को वॉच करना है। अच्छा, अभी हमारा जो हाल का बजट आया है, आपने उसमें देखा होगा कि डिफेंस स्पेंडिंग अभी भी तकरीबन 15% पर है हमारे टोटल जो डिफेंस बजट का है। तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, एयरफोर्स पे सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, हमारा जो हम लोग बार बार कहते हैं कि चाइना के बरक्स हमारी जो एडवांटेज है एयर में, वो ये है कि हमारे जो लैंडिंग स्टेशन हैं
उसमें हमारी सुपीरियरिटी है। और आई एम श्योर जो जहां डिफेंस एक्सपर्ट है वो ज्यादा अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। तो ऑलरेडी हमारा ये पहले से हमारा एक तरह का असेसमेंट है कि अब जब समर्स में LAC पे ये प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी तो ये उम्मीद है कि ईस्टर्न सेक्टर पे ये हमें चाइना का इंकर्शन देखने को मिले। और ऑलरेडी वहां पे 7 लैंडिंग बेसेस जो है इंडिया ने तैयार करी है। अभी जो तवांग है वो वहां पे ऑलरेडी स्टार्ट होगा। तो हमें कहने का मतलब ये है कि हर तरह से हमें हर मोर्चे पर हमको तैयार रहना। राहुल, पड़ोसी मुल्कों को चीन साध रहा है, ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि हम भी टैंक्स देंगे, जंगी जहाज देंगे। जिस तरीके से चीन जो है वो दूसरे छोटे छोटे मुल्कों पर अपनी आक्रामक नीति अख्तियार कर रहा है, उनको डरा रहा है, उनको धमका रहा है, उनको अपने पाले में ला रहा है, बाय हुक और बाय क्रुक इंडिया के खिलाफ भी उकसा रहा है। तो ये टैंक्स देना, जंगी जहाज देना, उनको रसद सप्लाई करना, हिंद महासागर में चाइना को टारगेट करने की कोशिश, एक बड़ा मैसेज है चाइना को भी और पूरे वर्ल्ड को भी। नहीं, काफ़ी बड़ा मैसेज और बिल्कुल सही समय पे लिया गया सही निर्णय। मैं इसलिए कहूँगा कि अगर हम लोग अभी देखें हाल फिलहाल के घटनाक्रम में, अगर हम लोग श्रीलंका को देखते हैं तो श्रीलंका में जिस तरह से अचानक से अब वहाँ पे भी भारत विरोधी निर्णय लिया गया। भारत को जो है कि एक वहाँ पे एक शिप के लिए जो है कि वो मिला हुआ था। हालांकि वो 51% उसमें भागीदारी जो है कि वो श्रीलंका की थी और 49% में भारत और जापान को करना था उस पूरे शिप को तैयार करने में। ईस्ट कॉरिडोर जो वहाँ का शिपमेंट शिप है, लेकिन अचानक से वहाँ पे उसको चेंज कर दिया गया। तो देखिए ये किसके इन्फ्लुएंस में किया गया? ये सारा घटनाक्रम चीन के इन्फ्लुएंस के साथ हुआ है। तो आपके जो मित्र हैं वहाँ पे वो आपके प्रभाव क्षेत्र में रहे और हिंद महासागर में भारत का दबदबा काफ़ी मजबूत हो। इसके लिए आपको एक मजबूती के साथ खड़ा होना होगा, जिस संदर्भ में इस प्रकार की नीतियों को आपको अपनाना पड़ेगा। अभी हम लोग अगर म्यांमार में जिस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, हम लोग जानते हैं कि जो म्यांमार के सैन्य शासक हैं उनके चीन के साथ किस तरह से काफ़ी मधुर रिश्ते हैं। तो ऐसे में जो वहाँ पे लोकतांत्रिक शक्तियाँ कमज़ोर हुई हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं चीन का प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि जब से एक तरह से अगर हम लोग 11 साल पहले से इस बीच में हम लोग देखें तो सैन्य शासकों के साथ भी भारत ने एक अच्छे रिश्ते बनाए थे उस समय। लेकिन ये सब कुछ ऐसी स्थितियाँ जो बिल्कुल विजुअल रूप से हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग नेपाल को देखें तो नेपाल में भी हम लोग देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें भारत विरोधी भावनाओं को भरने का पूरा प्रयास हो रहा है, क्योंकि पहाड़ी और मैदानियों के बीच के जो मतभेद है नेपाल में, उस जगह पे वो अब एक भारत विरोधी सेंटिमेंट को भर के चीन के चीज भरे जा रहे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं भारत के चारों तरफ एक ऐसा घेराबंदी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा चीन, चाहे पड़ोसी मुल्कों की बात करें या उनको लोन देकर या हथियार देकर या घेरने की या उनकी जमीनों पर कब्जा करने की चीन की लोन वाली जो बात कही ना, खाली उस पर एक लाइन में कहूंगा। देखिए लोन को लेकर अभी भी मैं भारत सरकार को कहूंगा कि विश्वास में और ज्यादा पड़ोसियों को लेने की जरूरत है, क्योंकि देखिए जो चीन का कर्ज दर है वो 6% है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 6% का कर्ज दर बहुत ज्यादा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं 1% पे और भारत सरकार हम लोग जो मदद करते हैं वो 2 से 2.5% के दर पे करते हैं। तो ये जो कर्ज जाल का जो बुन रहा है उससे कई देश तो बाहर आ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने मालदीव को एक तरह से काफी हद तक चीन से बाहर लाया। उस प्रकार की पॉलिसी और राज्यों के प्रति जो और पड़ोसी राज्य हैं, देश है हमारे, उनके प्रति ये नीतियां हम लोग को और गंभीरता से लागू करनी होगी। सिंह साहब, 3 दिन पहले की बात है, चाइना ने 2 फरवरी को 350 युद्धक टैंक जवानों की तादाद अचानक से बढ़ा दी। 24 जनवरी को बात हो रही थी और वो सहमत भी था कि नहीं, सैनिकों की तादाद कम की जाएगी, दोनों तरफ से लोग पीछे जाएंगे। ये समझ में नहीं आता, कहता कुछ है करता कुछ है, हो उससे कुछ और जाता है। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विश्वास करने लायक नहीं है। नहीं, जो चाइना है उसको कभी भी आप विश्वास नहीं कर सकते। आप हिस्ट्री उठा करके देखो, 1962 में क्या हुआ, 1967 में चाइना ने हमको धोखा दिया, और उसके बाद में कई वारदातें ऐसी हैं, डोकलाम की वारदात है, और अभी मई 2020 से जो जिस तरह से चाइना ने हमको धोखा दिया है, उस तरह से जो है चाइना बाज नहीं आएगा और चाइना हमेशा ही धोखा देता रहेगा। चाइना जिस तरह से दूसरे छोटे छोटे देशों को धमका रहा है और चाइना की जो विस्तारवादी पॉलिसी है उसमें वो अपना विस्तार कर रहा है, और सब तरफ से जो है चाइना भारत के प्रति जो है जिस तरह से उसका रवैया है, उसका एक ही इलाज है कि चाइना के अगेंस्ट में एक मिलिट्री एक्शन होना। मिलिट्री एक्शन के लिए जिस तरह से जो है हमारे पहले ब्रिगेडियर साहब ने, वक्ता ने बताया कि हमें पूरी तैयारी करनी है, और जिस तरह से हमारी तैयारी हो चुकी हैं और चाइना को अगर हमने खदेड़ना है, उसको पुरानी स्थिति में लाना है, तो आज जो है चाइना के प्रति एक मिलिट्री एक्शन जरूरी है। दत्ता साहब, आप भी समझते हैं कि मिलिट्री एक्शन जरूरी है और ये सही समय है, हमारी तैयारी पूरी है, मिलिट्री एक्शन के बाद चाइना को समझ में आ जाएगी भारत की ताकत, कहीं ऐसा तो नहीं है दाम उल्टा पड़ जाएगा?
देखिए, वॉर इज़ ए वेरी कॉस्टली हॉबी। मतलब मैं कर्नल साहब के जो विचार है उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन जिस तरह की माली हालत है और ख़ासकर इस पेंडेमिक के बाद, क्योंकि देखिए चाइना ही एक ऐसी इकोनॉमी है जो इस पेंडेमिक में भी 2% से ग्रो कर रही है। इंडिया ने अभी -10% की ग्रोथ रजिस्टर की है और हमें करीब 2 साल लग जाएंगे टू कम आउट ऑफ दिस स्पाइरल। तो दोनों ही देश, आई मीन, और खासकर भारत इस स्थिति में नहीं है कि एक इस तरह का, या वी कैन हैव ए लिमिटेड ऑफेंसिव जिसमें हम अपना जो डिफेंस पोस्चर है उसको हम ठीक कर सकते हैं। जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जहां जहां इस तरह के करीब 23-24 ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिन पे हम अपना, जैसे आप साउथ पैगैंगसो देखिए, हमने अपना डिफेंस पोस्चर वहां ठीक किया है और चीन इस पे एकदम बिलबिला रहा है, उसको बिल्कुल ये पता नहीं लग रहा है कि मैं अब निगलूं या उगलूं। तो इस तरह का जो एग्रेसिव डिफेंस है वो हमें अपनाना चाहिए। मैं एक फुल स्केल वॉर के फेवर में नहीं हूं, क्योंकि देखिए जिस तरह के असला, जिस तरह का कॉस्टली इक्विपमेंट आजकल जो साइन्यूज ऑफ वॉर हैं उनमें इस्तेमाल होता है, उसमें ये देश कई दशक पीछे चले जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि हमें एक लिमिटेड ऑफेंसिव के तहत चीन को ये बताना चाहिए कि हम एक मस्कुलर नेशनलिज्म रखते हैं और ये आपकी जो मिस एडवेंचर्स हैं या जो आपकी जो सलामी स्लाइसिंग है इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये जो सरोगेट कॉन्फ्लिक्ट जो अभी आपके दूसरे वक्ता ने बताई, वो हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एशिया में जिस तरह का वर्चस्व हमारा है, वो एशिया में हमारी शेडो भी तकरीबन उतनी बड़ी है जितनी चीन की शेडो है। डॉक्टर स्वास्तिव, दो मोर्चों पर अगर लड़ाई की बात, जैसा कि चैलेंज बार बार सामने आ रहा है, तमाम एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि 2 फ्रंट वॉर हो सकती है, इधर से पाकिस्तान अटैक कर सकता है, उधर से हमको चाइना से निपटना पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान को जिस तरीके से पिछले कुछ 3-4-5 सालों में एक्सपोज किया है, उसकी जो हालत हुई है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में, जो उसको अलग थलग करने में सरकार कामयाब रही है, देश कामयाब रहा है, उसी रणनीति को लेकर चीन को भी आगे बढ़ना होगा, चीन को भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक्सपोज करना होगा। किस तरीके से उसकी आक्रमणकारी नीति है, इसमें हमारी सरकार कितनी सफल हो पा रही है? जी देखिए, एक बात तो पहले हम सब अच्छी तरह समझ लें कि ये जो अभी कर्नल साहब भी यहाँ पे कह रहे थे, सिंह साहब, कि चाइना के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते एटसेट्रा। देखिए, एक चीज हमें ध्यान में रखें, चाइना में एक अपना लॉजिक चल रहा है। जुलाई में उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के एस्टैब्लिशमेंट का 100th एनिवर्सरी मनाई जानी है, ठीक है। तो इस तरह से वहां पर शी जिनपिंग को एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज देना है चाइनीज लोगों में कि वो एलएसी पे बड़ा ही स्ट्रांग पोस्चर रखे हुए हैं। इस वजह से चाइना कहता कुछ है, लेकिन अंदर अपने लोगों को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हमें पता है चाइना में तमाम सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, चाइना में वीगर मुस्लिम्स को लेकर और शिनचियांग, तिब्बत एटसेट्रा। तो वहां पर अपने जो मेनलैंड चाइना में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए वहां पर एक इस तरह का, आप समझ लीजिए, एक तरह का ये एक रेटोरिक क्रिएट किया गया है शी जिनपिंग के द्वारा, और ये चलेगा। तो हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए कि चाइना किस तरह की इमेज को बना के चल रहा है वहां पे, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप मुझसे पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे थे, देखिए पाकिस्तान में भी ग्वादर में, हम लोग सब जानते हैं कि ग्वादर में चाइना का बहुत पैसा लगा हुआ है, और बलूचिस्तान में है ग्वादर, बलूचिस्तान में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है एटसेट्रा। तो देखिए वहां पर भी चीजें बहुत अच्छी नहीं है, पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है, क्योंकि FATF की अभी भी ग्रे लिस्टेड है पाकिस्तान। जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने आने के बाद ये भी साफ कर दिया कि टेररिज्म और टेररिज्म से रिलेटेड किसी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेंगे। बड़ा स्ट्रॉन्ग उसके प्रति उन्होंने एक मैसेज दिया। तो जहां तक आप कह रहे हैं कि चाइना की जो ये मंसूबे हैं, उसको जैसे हमने पाकिस्तान को के ऐसे मंसूबों को उजागर किया, उस तरह से चाइना को करें, तो देखिए इसके लिए ऑलरेडी दुनिया में ऑलरेडी एक एंटी चाइना सेंटिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। बात यह है कि हम उस पर कैपिटलाइज कैसे करेंगे। एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि देखिए, इस पे कैपिटलाइज करने का तरीका ये नहीं है कि हम चाइना से डीकपल कर लें इकोनॉमिकली, क्योंकि वो संभव नहीं है। अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे, इकोनॉमिक्स के आंकड़े उठा के देखेंगे, और दत्ता साहब ने भी कहा कि चाइना एकमात्र इकोनॉमी है दुनिया की जो पैंडेमिक के बाद भी 2% की पॉजिटिव ग्रोथ रखती है एटसेट्रा। डीकपलिंग हमारे लिए संभव नहीं है। हमें जरूरी यह है कि हम अपने ट्रेड के लॉजिक को जहां तक हो सके वहां तक सस्टेन करके एक स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग रखें, क्योंकि
स्ट्रॉन्ग पोस्चरिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो चाइना को भी definitely एक्सपोज करने की जरूरत है। राहुल, right? विदेश नीति जो सरकार जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से स्ट्रेटेजी है सरकार की विदेश नीति को लेकर, वो ठीक है या उसमें कोई बदलाव आप देखते हैं? थोड़े उसमें और आक्रामकता की जरूरत है, क्योंकि देखिए जो चीन में स्थितियां चल रही हैं अभी, जिसके तरफ काफ़ी कुछ प्रकाश डाला गया है, वो एक तरह से चीन के संविधान में सबसे पहले जो पढ़ाया जा रहा था वो माओ थॉट्स पढ़ाया जा रहा था वहाँ पे। हम लोगों ने देखा कि 2018 में किस तरीके से इन्होंने अपने आप को एक अनिश्चित काल के लिए अपने आप को जो है कि वहाँ पे अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया। अब हम लोग अगर देख रहे हैं अभी वहाँ पे उन्होंने संविधान में एक तरह से जिनपिंग थॉट्स भी रखा। अब जिनपिंग थॉट्स को कहा जा रहा है कि वहाँ पे बच्चों को सिलेबस में भी पढ़ाया जाएगा। तो सी जिनपिंग चाइना में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहे हैं और वो अपने आप को मजबूती से रख भी रहे हैं कि वो काफ़ी मजबूत है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। तो उस आधार पे वो अपना परसेप्शन बिल्डिंग में लगे हुए हैं। हम लोगों की भी ये भूमिका होगी कि उनके इस परसेप्शन बिल्डिंग को आपको एक तरह से विदेश नीति के माध्यम से आप कैसे जवाब देते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे बलूचिस्तान का मामला है, क्योंकि सीपैक का पूरा कॉरिडोर जा रहा है, भारत के लिए कई अच्छी स्थितियां हैं कि हम लोग अगर ग्वादर के बगल में हम लोग का चारबाहर का पूरा मामला वहाँ पे हम लोगों का चल रहा है। अब वो अमेरिका में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, चारबाहर पे अब जो संकट के बादल थे वो भी खत्म हो रहे हैं। दूसरी चीज़ की हम लोगों की अब नीति थोड़ी और मुखर होनी चाहिए। जो चीन जिस तरह से भी देख लीजिए, कजाकिस्तान को आप देख लीजिए, कजाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वहाँ पे भी वो घुसपैठ का प्रयास कर रहा है। तो अलग अलग जगहों पर फिलीपींस के साथ हम लोग देख रहे हैं लगातार समस्याएं आ रही हैं। तो इन देशों के आवाज़ों को भी हम लोगों को उठाना चाहिए विदेश नीति के माध्यम से। तो आपको थोड़ी आक्रामकता को और लाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए पोजीशनिंग जब हो रहा है तो अगर वो अपने पोजीशनिंग को काफ़ी ऊपर लेवल पे कर रहा है तो उसी स्तर पे आपको भी अपने विदेश नीति में आक्रामकता लानी पड़ेगी। जैसे कि अभी जो राजनाथ सिंह का बयान था वो इसी संदर्भ में है कि हम अपने पड़ोसियों को भी जो है कि हम रक्षा सामग्री उपलब्ध कराएंगे, वो उसी दृष्टि में है। तो दूसरी चीज़ की देखिए, आप जब समझौता वो करते हैं, हम लोग डे वन से देख रहे हैं कि जब वार्तालाप चल रहा है उसको वो क्रियान्वित करने में रुचि नहीं लेता है। तो ध्यान रखना चाहिए, मैं बार बार बोलता भी रहा हूँ, ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी का उसका हिस्सा है कि वो वार्ता करता है और उसको क्रियान्वित करने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। सिंह साहब, इकोनॉमी हमारी उतनी अच्छी नहीं है, स्क्वाड्रन्स भी कम है, एयरक्राफ्ट भी कम है, जंगी टैंक्स भी कम है हमारे पास, लेकिन हौसला हमारा बुलंद है। सिर्फ हौसले से जंग नहीं जीती जाती है, लेकिन बावजूद उसके अगर चीन के साथ हमको दो दो हाथ करने पड़ते हैं तो मज़ा तो चीन को भी चखा सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बात से सहमत हूँ। जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने बताया, ब्रिगेडियर दत्ता ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि लिमिटेड एक्शन से हमारी भारत की आक्रामकता पूरा वर्ल्ड देखेगा और चीन को तो एक ज़बरदस्त मैसेज जाएगा। वही मेरा कहने का तात्पर्य था कि हमें चाइना के खिलाफ कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्शंस लाइक बालाकोट, लाइक उड़ी, जिस तरह से हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट में स्मॉल मिलिट्री एक्शंस, लिमिटेड मिलिट्री एक्शंस किए थे, उसी तरह से चाइना के अगेंस्ट में भी हमें कुछ मिलिट्री एक्शंस करने जरूरी हैं। लेकिन अगर रहा आक्रामकता, छोटा मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद चीन आक्रामक हो जाता है, हम भी आक्रामक हो जाते हैं, तो छोटी जो स्मॉल वॉर है वो बिग वॉर, बड़ी लड़ाई में भी तब्दील हो सकती है। हाँ, मानता हूँ, बिल्कुल तब्दील हो सकती है, बड़ी लड़ाई में तब्दील हो सकती है। बड़ी लड़ाई के लिए भी मैं तो यहाँ यही कहना चाहूँगा कि बड़ी लड़ाई के लिए भी हम पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारे पास राफेल है, हमने तरह तरह की जो है टेक्नोलॉजी, तरह तरह के जो है ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये हमने हासिल किए हैं। हमारे पास लेटेस्ट टैंक्स हैं, टेक्नोलॉजी है उस तरह से, और पूरे जो LAC है चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है उस पर जिस तरह से हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया पिछले 8-10 सालों में, उस तरह से हम पूरी तरीके से चाइना से निपटने के लिए सक्षम हैं। दत्ता साहब, समझते हैं आप थोड़े से मसल्स दिखाने चाहिए अगर आपके पास मसल्स हैं तो, और यही रणनीति थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए इंडिया को बॉर्डर पर, कहीं ना कहीं जहां पर हमारी स्थिति अच्छी है वहां पर चाइना को कुछ सबक जरूर सिखाना चाहिए। उसी से जो ज़मीन पर कब्जा हो रखा है वो वापस होगा, चाइना बातचीत की टेबल पर नेगोशिएशन करने के लिए तैयार होगा और अपने सैनिकों को पीछे करने की रणनीति पर भी विचार करेगा। बिल्कुल भूपेश, ठीक कहा आपने, क्योंकि देखिए जब तक आप उसको वही रेसिपी सर्व नहीं करेंगे तब तक उसे पता नहीं लगेगा कि हाउ हॉट इज दिस रेसिपी। तो हमें भी इस तरह के कई जो एरियाज हैं जहां जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं वहां जाके अपनी प्रेजेंस बतानी चाहिए और उनको वो जो जितने मोर्चे हैं उन पे अपनी फौज को बिठाना चाहिए। रही बात, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि भाई उनके पास देखिए
फौज में 3 चीजें बड़ी अहम होती हैं, मैन, मटेरियल और मोरल। ठीक है, मैन की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। जिस तरह का अदम्य साहस भारतीय सेना रखती है, शायद दुनिया में कोई ऐसी सेना नहीं है। मटेरियल, यस, आपने बताया कि हाँ ठीक है, हम हमारी नफरी कम हो सकती है, लेकिन आप ये देखिए, चीन अपनी जो सारी नफरी है या स्ट्रेंथ है वो भारत के खिलाफ नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि उसने कई और मोर्चे भी खोल रखे हैं। तैवान के साथ फ्रंट खोला हुआ है, मंगोलिया के साथ खोला है। तो ये सोचना गलत है कि वो सारी की सारी अपनी जो माइट है या जो सारी शक्ति है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। स्वास्थ्य, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इसी में कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे आप? बार बार बात करते हैं कि हमें चीन को एक जवाब देना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि ये वाला जो गलवान वैली वाला जो स्टैंड ऑफ है, जो अब इतने दिनों से चल रहा है, जो अभी तक हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे लंबा स्टैंड ऑफ है, जो अभी भी चल रहा है और समझ तक भी जाने की उम्मीद है, तो 1 साल तो हो जाएगा। अगर एक ऑल आउट वॉर होती तो अब तक हो गई होती, क्योंकि बहुत हम लोग क्लोज आ गए थे। और दूसरा हमें ये समझना जरूरी है कि आप LAC में कितने पॉइंट्स पे वॉर लड़िएगा। हम नॉर्दर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, तीनों में हमारे ऐसे इतने सारे पॉइंट्स हैं जहां पे जो डिमार्केटेड नहीं है, कहीं पे डिमार्केटेड है तो हम लोग उनसे इत्तेफाक नहीं रखते, हम कुछ पॉइंट मानते हैं, वो कुछ पॉइंट मानता है। तो ये एक ऐसी वॉर है जिसको एक बार में लड़ना संभव नहीं है, और इसीलिए दत्ता साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि लिमिटेड तरीके से हम अपनी बात को रख सकते हैं। और मेन बात ये है, देखिए, टफ डिफेंस पोस्चरिंग का, जो मैं पहले भी कह रही थी, उसका जो रैशनल है वो ये है कि हम एक डेटरेंस प्रोवाइड करते हैं। हम ये बताते हैं कि हम पूरी तरह से सक्षम हैं, क्योंकि दोनों इकोनॉमी पोस्ट पैंडेमिक सिनारियो में एक ऑल आउट वॉर को अफोर्ड करना मुश्किल है। राहुल, आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? मेरे एक सवाल ये भी है कि जो बाइडेन का जो आज रिएक्शन आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका इज बैक, उसको किस तरीके से देखा जाए, और भारत अमेरिका के कितना नज़दीक, कितना दूर, और भारत को लेकर जो बाइडेन की आगे की रणनीति? देखिए, अगर हम लोग भारत अमेरिका के संबंधों को देखते हैं तो आज के उनके बयान से बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं न कहीं हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेके जो रवैया, जो चीज़ें ट्रंप का था, उसी को ये आगे बढ़ाएंगे, इसमें कोई अंतर नहीं होना। और मैं बिल्कुल देख रहा हूँ कि जो भारत अमेरिका के सामरिक यानी कि जो स्ट्रेटजिक रिलेशन थे वो पहले मजबूत थे, वो अभी भी मजबूत रहेंगे। उल्टे जो हम लोगों के जो इकोनॉमिक रिलेशन, जो आर्थिक संबंधों में जो ट्रेड डील को लेके ट्रंप के समय में जो मतभेद आ रहे थे, बिल्कुल वो रास्ता कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, वो भी आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से भारत अमेरिका के रिश्ते आगे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और इससे भारत के जो हम लोग जिस साउथ एशिया में हैं वहाँ पे हमारी स्थिति और मजबूत होगी। दूसरी चीज़ की देखिए, ये सही है कि जो भारत चीन का हमारा सीमा है उसमें परसेप्शन का डिफरेंस है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि परसेप्शन का डिफरेंस अगर चीन के लिए है तो वही परसेप्शन का डिफरेंस भारत के लिए भी है। ऐसे स्थिति में कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ हम लोग मजबूत स्थिति में हैं, तो आप उन मजबूत स्थिति वाले पॉइंट में जब आप अंदर प्रवेश करते हैं, परसेप्शन डिफरेंस का जो नारा वो देता है, वो नारा देते हुए हम लोग करेंगे। तो जो अभी कहा ब्रिगेडियर साहब ने, वो बिल्कुल सही कहा। ऐसे में आप वार्ता के टेबल पर आप रिएक्ट ले सकते हैं, क्योंकि देखिए, तब आप वार्ता का टेबल पे आप सफल तभी होंगे, टॉक टेबल पे, जब आप गिव एंड टेक करते हैं। यानी कुछ जगह पे आप बड़े में, कुछ जगह वो हैं, तभी आपका परिणाम निकलेगा। हाँ, चलिए राहुल, वक्त की कमी है, तो चाइना की चालबाजियां लगातार हम देख रहे हैं। चीन के साथ नवे दौर की वार्ता हुई थी, जिसमें ये चीन ने एग्री किया था इस बात को कि वो सहयोग करेगा, और अगर भारत भी पीछे हटता है तो चीन भी पीछे हटेगा। लेकिन बावजूद उसके अगर 2 फरवरी की, 2 दिन पहले की बात, 3 दिन पहले की अगर बात करें तो 350 युद्धक टैंक्स और जवानों की तादाद बढ़ाती है। इसलिए चीन पर भरोसा कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चीन युद्ध करने की सोचता है तो चोट उसको भी बहुत ज़्यादा लगेगी। बड़ी बहस में फिलहाल ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब बहुत शुक्रिया, कर्नल JP सिंह साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर स्वास्थी राव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ बनी रही, बहुत शुक्रिया आपका भी। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा।